Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. Today we are going to discuss a very important topic of नीति आयोग, that is नीति आयोग. As you know कि नीति आयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है हर एक मेंस एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी के, क्योंकि देखिए यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है. नीति आयोग से यदि डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है तो बहुत सारे प्रश्नों में यह फॉर्डर का भी काम कर सकता है. जैसे यदि पूछता है कि नीति आयोग की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करें तो ये तो डायरेक्ट प्रश्न हो गया. यदि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेस पे पूछता है तो नीति आयोग भी वहाँ पे फॉर्डर का काम करेगा. सेंटर स्टेट रिलेशंस के नए डायमेंशन जो आज के दिनों में स्थापित हुए हैं उसमें फॉर्डर का काम कर सकता है. तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसमें यह फॉर्डर का काम वो कर सकता है यदि डायरेक्ट ना पूछे इसे प्रश्न तो. ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कि नीति आयोग क्यों रिलेवेंट है, इसके पक्ष में विपक्ष में, और जानेंगे कि क्या निष्कर्ष जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया जा रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा. तो इसके पक्ष में इस नीति आयोग रिलेवेंट टुडे, क्या नीति आयोग जो है आज प्रासंगिक है, इसके प्रासंगिकता के पक्ष के बारे में देखते हैं. फ्रेंड्स, एज यू नो कि नीति आयोग जो है सरकार के पास नए विचार लाने के लिए बनाया गया है. इसका पहला कार्य जो है थिंक टैंक की तरह कार्य करना होता है. ठीक है, या एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है. विभिन्न स्रोतों से जो है यह जानकारियाँ इकट्ठा करता है विभिन्न मुद्दों से रिलेटेड, और उस जानकारियों को, उस स्ट्रेटजी को जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है. यह विजुअलाइज एज अ फनल, यह फनल की तरह काम करता है. ठीक है, ये फनल कैसे होते हैं, ऐसे. ठीक है, देखते हैं ना फनल कीप आप समझते हो गांव में मिट्टी का तेल या कई भी लिक्विड जो है कीप के थ्रू जो है एक बड़े बर्तन में उतारी जाती है. मीन्स टू से, देखिए विजुअलाइज एज फनल बहुत ही आई कैचिंग फ्रेज है. ऐसे फ्रेजेस आप यदि आंसर राइटिंग में डालते हो तो आपका आंसर राइटिंग जो है कैची बनता है, आई कैची बनता है, और एग्जामिनर मजबूर होता है वो नंबर देने के लिए. ठीक है, तो देखिए विजुअलाइज एज फनल का क्या कॉन्सेप्ट है. यह करता क्या है कि विभिन्न स्रोतों से जो है ना जानकारियाँ इकट्ठा करता है किसी मुद्दे से रिलेटेड. कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी नया स्कीम बनाना है डेवलपमेंट को लेके या किसी भी तरीके का, तो वो विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है, लाइक इंडस्ट्री, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, फॉरेन स्पेशलिस्ट, और उसको जो है सेंटर और स्टेट के गवर्नमेंट्स के साथ जो है शेयर करता है. यह इसका विजुअलाइज एज फनल टर्म का जो है डेफिनेशन था. आपने लिखा, आपने समझा इसको. ठीक है, देखा और समझा. आगे बढ़ते हैं. इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लें. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं. एक मिनट. हाँ, अब आगे इसमें बताया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा नियमित ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है नीति आयोग में. ठीक है, और इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का ही परिणाम आपने देखा होगा. आयुष्मान भारत योजना कितनी बड़ी स्कीम है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सरकार कार्य कर रही है. जल संरक्षण से संबंधित जो भी विचार आए हैं ये सब नीति आयोग की देन है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कितना बढ़िया जो है रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वर्ल्ड लेवल की प्रशंसा प्राप्त कर रहा है. तो दीज ऑल प्रोग्राम्स आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ नीति आयोग. तो आप नीति आयोग की एक प्रासंगिकता में एक और तर्क दे दिए. ठीक है, यह एन एक्शन थिंक टैंक की तरह ही भी काम करता है. यह केवल सोचता नहीं है. ठीक है, यह एक्शन टैंक की तरह कार्य करता है, जैसे नए और अनोन्मेष विचारों का एकत्रण और उसको केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ साझा करना, लाइक अ फनल. ठीक है, यह सीमाओं से परे जाकर विभागों के बीच जो भी जड़त्व होता है ना वह ख़त्म करता है. देखिए हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक विभाग होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है, उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना लाल फीताशाही, जो एक तरीके का जड़त्व होती है, एनर्शिया होती है. ठीक है, उसको कम करना उन विभिन्न विभागों के बीच और सबको एकत्रित करके, सबका समावेशन करके. ठीक है, सबका समावेशन करके किसी एक आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए जो है यह कार्य करता है एज अ एक्शन टैंक की तरह. ठीक है, नीति आयोग के पक्ष में एक और तर्क है. इसमें बताया जा रहा है कि वी ऑल्सो वर्क
टू कट अक्रॉस द सिलोज विद इन द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के बीच जड़त्व है, सिलोज एक तरीके का इसे जड़त्व ही मान लीजिए। ये क्या करता है, विभिन्न गवर्नमेंट के बीच जो जड़त्व होता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसको कम करने की कोशिश करता है और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कराता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मल नरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स अ ह्यूज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस अक्रॉस द मिनिस्ट्री। जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनका जो है आपसी संवाद होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों के बीच कुपोषण का मामला है, किसी एक मंत्रालय के बस की बात नहीं है। विभिन्न मंत्रालय आएँ, इकट्ठा हों, आपने आइडियाज़ को कन्वर्जेंस करें एक पॉइंट पे और सब मिलके उसको एक साथ इम्प्लीमेंट करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो यह नीति आयोग ये बहुत बड़ा कार्य करता है। ठीक है, यह उच्च स्तर का उत्तरदायित्व भी लाता है। कैसे, विभागों में जो है उच्च स्तर का उत्तरदायित्व लाता है। कैसे, देखिए, जो पहले जो है जो 5 ईयर प्लान बनते थे, प्लान के ख़त्म होने के बाद उनका मूल्यांकन होता था। लेकिन अब जो है नीति आयोग ने डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस की स्थापना की है। ठीक है, इसमें एक ऑफिस मान लें या इसको DME, ठीक है, DME फॉर्मूला मान लें, जो इस पे काम करता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन पे काम करता है। ठीक है, कार्य रियल टाइम पे हो इसके लिए मॉनिटरिंग करता है और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है यह उत्तरदायित्व लाता है, न कि चलो 5 वर्ष बीत गया और उसके बाद जो योजना बनाई गई वो कहाँ तक सही हुआ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, या प्रत्येक साल प्रत्येक स्तर पे जो है एवोल्यूशन करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो एक तरीके से यह बहुत उच्च उत्तरदायित्व वाली भावना जो है स्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट के विभिन्न सेक्टर के बीच। ठीक है, यह डेटा के आधार पर कार्य निष्पादन रैंकिंग भी विभिन्न राज्यों की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा कार्य निष्पादन रैंकिंग भी विभिन्न राज्यों के बीच की जाती है डेटा के आधार पे। ठीक है, जो कि एक तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतियोगितात्मक फेडरलिज्म अर्थात संघवाद को भी यह बढ़ावा देता है। टसल होता है विभिन्न राज्यों में कि चलो हमने SDG गोल इतना प्राप्त कर लिया, यदि बिहार कह रहा है और झारखंड कह रहा है कि हमने इतना प्राप्त कर लिया, तो सब दोनों आपस में तुलना करेंगे, देखेंगे कि कौन पीछे है। तो उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए वो और कार्य करेंगे और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे एक और साइकोलॉजी ये काम करती है कि देखिए, यदि कोई स्टेट पिछड़ रहा है, उसका डाटा शो हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वो क्या होगा, उसकी छवि उस राज्य की और उस राज्य की गवर्नमेंट की बिगड़ती है। तो ये लोग अपनी छवि को सुधारने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, किसी राज्य द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का पहचान करना और उसके द्वारा किसी दूसरे राज्यों का अनुसरण करवाना भी यह नीति आयोग जो है अपने कार्यों के द्वारा करता है। यह राजधानी दिल्ली में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तथा संबंधित मंत्रालय से सीधा संवाद साधता है, जिससे मुद्दों का जल्दी से समाधान हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया इसमें टॉपिक शामिल किया गया है। आई होप कि आपने पहले से पढ़ा होगा, लेकिन इतना डायमेंशनल अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा होगा। इसके साथ साथ नीति आयोग जो है इम्प्रूविंग इनोवेशन कर रहा है, इनोवेशन को इम्प्रूव कर रहा है। कैसे, अटल नवोन्मेष मिशन आपको पता होगा, जो नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है, देश के नवोन्मेषण के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है इसके द्वारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि देश भर में विद्यालयों में 1500 से ज़्यादा जो है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च 2019 तक के डेटा के अनुसार लगभग 5000 तक का अनुमान है और 20 अटल इंक्यूबेशन केंद्र की भी स्थापना की जा चुकी है। क्यों, इनकरेजिंग यंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, इसमें सक्षमता, पारदर्शिता, नवोन्मेषण, उत्तरदायित्व स्थापित करने की क्षमता है, जो सरकार को भी उत्तरदायी बनाती है। तो ये तो हो गया नीति आयोग की प्रासंगिकता के बारे में। हमने जितने भी ये 8-10 पॉइंट पढ़े इसके बारे में हो गया। यदि आप नीति आयोग की प्रासंगिकता क्या है इसके पक्ष में लिखें, इसके पक्ष में अपना तर्क दें, तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो। यदि समालोचनात्मक व्याख्या करने के लिए बोल रहा है तो इन सच
सच क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, इसका क्रिटिक भी करना होता है और इसका जो बेनिफिशियल अप्रोच होता है, मतलब इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में चर्चा करनी होती है। तो हमने अच्छाइयाँ के बारे में चर्चा कर ली। अब देखते हैं ये रिलेवेंट क्यों नहीं है। देखिए, एज यू नो कि प्लानिंग कमीशन जो है वन साइज फिट फॉर ऑल वाला उस पे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लान तैयार कर रही थी और डाइवर्सिफाइड विभिन्न विविधताओं के बावजूद भी उस एक प्लान को हर एक स्टेट गवर्नमेंट को देती थी कि अपने यहाँ लागू करो, बिना राज्य की रिक्वायरमेंट, जो भी कमजोरियाँ हैं, राज्य की आवश्यकताएं हैं, नेसेसरी नीड्स हैं, इसके बारे में जाने। ठीक है, तो वन साइज फिट फॉर ऑल एक फ्रेज था, इससे प्लानिंग कमीशन की हमेशा बुराई की जाती थी। ये क्योंकि यह टोटली सेंट्रलाइज था, पूरी तरह से समावेशी और समान आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कमीशन कभी भी सही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब एक समाज स्तरीकरण और असमान आर्थिक विकास वाला हो तो उसमें जो है किसी भी सेंटर स्कीम के लिए, केवल सेंट्रलाइज स्कीम के लिए कहीं जगह नहीं होती है। हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग सीमाएं हैं, अपनी अपनी अलग जो है सीमाओं का मतलब यहाँ ज्योग्राफिकल सीमा से नहीं है, मतलब उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या वीकनेस है, फंड की कमी होती है, गरीबी कितनी है, लिटरेसी कितनी है, इन सब के बारे में अलग राज्य का अलग स्टैंडर्ड है। तो एक कानून बना के सबके लिए हम समान लागू नहीं कर सकते। ठीक है, नेहरू के समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1900 के बाद जो है 1991 के बाद जब एलपीजी का रिफॉर्म हुआ, आप जानते हैं, तो लगातार जो है यह अपनी उपयोगिता जो है हो रहा था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह इंडिया जो है उसके तरफ ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। नाउ नीति आयोग, अब देखते हैं कि सरकार ने नीति आयोग लागू करके क्या करने की कोशिश करी है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ पीसी, बोले तो प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग, लुक्स मोर एपोलोजेटिक देन सब्सटेंस फॉर द टास्क एंड ट्रांसफॉर्मेशन अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी। यह ना एपोलोजेटिक स्टेप दिख रहा है कि चलो ये फलना जो है, मतलब प्लानिंग कमीशन जो है ये काम नहीं कर रहा था, तो हम किसी नए नाम से उसी संस्था को बदल देते हैं और तो लोगों के बीच एक उत्साह की भावना जगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके विरोध में जो तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एक एपोलोजेटिक स्टेप है, न कि सब्सटेंशियल स्टेप है। ठीक है, लंबे समय तक जो है किसी नीति का परिणाम प्राप्त करने से लेकर नीति निर्माण में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये केवल थिंक टैंक के तरह काम करता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन जो है एक शॉर्ट टर्म स्टेप था। जीएसटी जो है इससे अभी तक घाटा ही विभिन्न गवर्नमेंट के विभिन्न विभाग जो हैं और जो आम जनता है इससे घाटा ही सह रही है। तो इसको लेके इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, अनक्रिटिकल प्रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम। इसमें होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि कैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है तो मान लीजिए कि कोई स्कीम बनाती है, जैसे पेंशन स्कीम है किसी भी तरीके का, आयुष्मान भारत योजना है या अटल जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो ये जो है इसमें ये करा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने अचीवमेंट को लेके नहीं, बल्कि इस सेक्टर पे इतना खर्चा कर दिए, इस सेक्टर पे इतना खर्चा कर दिए, इस तरीके का प्रेज कर रही है और इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से हुआ है, इसको शो ऑफ करने के लिए ऐसे डाटा शो कर रही है, न कि उसका रिजल्ट मैक्सिमम केसेज में शो कर रही है। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लोगों का कहना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, योजनाओं का ज़्यादा विकेंद्रण और होना चाहिए, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन को सामान्य के स्थान पे, जनरलाइज के स्थान पे विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी जो है वह सामान्य होता है, जनरलाइज ऑफिसर होता है, न कि विशेषज्ञ। एक आईएएस अधिकारी को यदि आप मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष बना दोगे तो उसे बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी। तो मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष के लिए क्या चाहिए, किसी डॉक्टर को ही बनाओ ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जो है लोक प्रशासन को सामान्य के स्थान पे विशेषज्ञ बनाना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, तथा इसका उत्तरदायित्व परिणाम पर तय होना चाहिए, नहीं कि कितना पैसा खर्च कर दिया गया, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, वाई नीति आयोग रिलेवेंट।
ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. एट लास्ट, एज अ प्राइमर थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, नीति आयोग एक्ट्स एट द ब्रिज बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री एंड वेरियस स्टेट. यू कैन से इट ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम. जैसे कि हमने पहला पढ़ा, इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग इनोवेशन. इनोवेशन को भी ये इम्प्रूव करने में काफ़ी सही साबित हो रहा है. तो ये था नीति आयोग के बारे में कुछ ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.